दे रही है दस्तक फिर एक नई सुबह। दे रही है दस्तक फिर एक नई सुबह के करे मंजिल को करीब अपने। नए सपने नई मंजिलें कर रहे हैं इंतजार आपका, तो उठो जागो और करो पूरे सपने अपने। जी हाँ, इस प्यारी सी सुबह का आगाज हो चुका है और इस सुबह मैं हूँ आपके साथ यानी कि शादमा, और आपका साथ है आपके हर दिल अजीज कार्यक्रम बिहार बिहान लाइव में। तो दर्शकों, इसी के साथ हम उस पड़ाव पर पहुंच चुके हैं जहां हम आपको मिलवाते हैं अपने खासम खास मेहमान से। जी हाँ दर्शकों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब कभी भी हमें कोई टेंशन होती है तो हम मनोरंजन के लिए सीधा रुख करते हैं या तो फिर सिनेमा का या फिर टीवी का, लेकिन एक अभिनेता, एक एक्टर को उस फिल्म को करने में कितनी मेहनत लगती है या उस प्ले को करने में कितनी मेहनत लगती है जिसे करके हम अपने फ्रस्ट्रेशन को दूर करते हैं, अपने टेंशन को दूर करते हैं, नहीं ना? तो आइए आज हम कोशिश करेंगे कि एक एक्टर के जीवन में क्या कुछ उतार चढ़ाव आता है, एक एक्टर को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आज हमारे बीच मौजूद हैं गिरीश कुमार, जो कि एक अभिनेता है। तो चलिए स्वागत करते हैं और जानते हैं कि एक एक्टर का जीवन कैसा होता है। बहुत स्वागत है सर आपका हमारे विशेष कार्यक्रम बिहार बिहान लाइव में। नमस्कार। दर्शकों, आपको बता दूं कि आप हैं गिरीश कुमार, जो कि एक एक्टर हैं और आपने बहुत सारी भोजपुरी फिल्में की हैं, थिएटर प्लेस किए हैं और भी शॉर्ट फिल्में की हैं। सबसे पहला सवाल जो मेरा आपसे है कि एक एक्टर होना कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, कितना आसान या कितना कठिन? एक एक्टर बनने के लिए सोचना तो आसान है, लेकिन करना बहुत चुनौतीपूर्ण है। जी। क्योंकि सोच तो लेते हैं ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जब बनने की कोशिश करते तो इतने सारे हडल्स आते हैं कि आदमी घबरा जाता है और उस घबराहट में बहुत सारी गलतियां कर बैठता है। इसीलिए ये कहना कि एक्टर बनना आसान है बहुत मुश्किल है। जी बिल्कुल। और हम तो बड़ी आसानी से कह देते हैं कि किसी से बच्चे से पूछे अगर बड़े होके क्या बनना है, हीरो बनना है, लेकिन उस हीरो को बनने में कितनी मशक्क़त, कितनी दिक्कतें आती हैं, बहुत सारी चुनौतियां भी होती हैं। चाहूँगी कि उन चुनौतियों को आप बताएं कि एक एक्टर के जीवन में क्या कुछ चुनौतियां होती हैं। देखिए, एक एक्टर के जीवन में सबसे बड़ी चुनौती तो ये होती है कि पहले उसे अपने घर में ही संघर्ष करना पड़ता है, जी। क्योंकि लोग नहीं चाहते हैं कि लड़का पढ़े लिखे या अभिनय में कहाँ जा रहा है। लेकिन जब जाते हैं आगे तो सिर्फ ये कहने से कि मैं टैलेंटेड हूँ, मैं ये कर लूँगा, टैलेंटेड बहुत सारे लोग हैं, मौका नहीं मिलता है। तो टैलेंट के साथ साथ भाग्य का भी सहारा होना बहुत ज़रूरी है। अगर भाग्य साथ नहीं देगा तो अच्छे अभिनेता नहीं बन सकते हैं, बिल्कुल। क्योंकि मौका ही नहीं मिलेगा। आप में कितनी क्षमता आप कैसे दिखाएंगे? नहीं दिखा सकते हैं। यहाँ पर जानना चाहेंगे आपके सफ़र के बारे में। जैसा कि आपने कहा कि घर वाले नहीं चाहते हैं, तो क्या आपके घर वाले तैयार थे कि ठीक है तुम्हें इस क्षेत्र में जाना है, करियर बनाना है, अभिनेता बनना है, तो आपके लिए राहें कितनी आसान थी? देखिए, मेरे घर में तो माहौल ही था थिएटर का। जी। मेरे पिताजी मशहूर रंगकर्मी प्यारे मोहन सहाय। तब तो आपके लिए रास्ते आसान थे। नहीं ये कहना गलत है। जब मैंने थैंक यू मिस्टर ग्लाड नाटक किया था 90 में, तो मैंने अपने पिताजी को दिखाया। घर में बहुत विरोध होता था कि भाई देख लीजिए कि मैं उस योग्य हूँ या नहीं। बहुत स्ट्रगल करने के बाद मौका मिला, फिर मुंबई गए, अच्छा काम भी किए। लेकिन जानते हैं हम लोग बिहारी हैं, पारिवारिक उलझनों और माँ बाप की सेवा करने के चक्कर में मैंने अपना करियर सेक्रीफाइस कर दिया। चले आए उनके साथ। जब उनकी उम्र हो गई, वृद्ध हो गए, उन्हें मेरे सहारे की ज़रूरत थी, तो मैं वापस आ गया। क्या बात है! ये बहुत ही अच्छी और कह सकते हैं कि बहुत बड़ा कदम था आपके लिए, और शायद ये कदम हमें जीवन के कई राहों पर अलग अलग तरीके से हमें आगे बढ़ने के लिए वो मार्ग प्रशस्त करता है कि आपकी वो जो कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल, वो बात हो गई शायद। उसके बाद जब आप यहाँ आ गए तो फिर राहें कितनी कठिन हो गई आपके लिए? यहाँ आने के बाद राहें बहुत कठिन हो गई। मैंने सोचा कि मैं यहाँ थिएटर करूँगा, एक्टिंग करूँगा, लेकिन यहाँ की जो हालत मैंने देखी तो मुझे लगा कि अगर मैं एक्टिंग के बदौलत पटना में रहूं, पिताजी की देखभाल करता रहूं और अभिनय करके अपना पेट भर लूं, तो मुझे बड़ा सदमा लगा। जी। तो मैंने अपना ट्रैक बदला, मैं बिजनेस में घुस गया और शौकिया थिएटर को रखा, जी। क्योंकि लगा कि अगर थिएटर को प्रोफेशन बनाऊंगा तो भूखमरी हो जाएगी। जी। वैसे कई सारे कलाकार हैं जो थिएटर के ज़रिए ही अपना गुजारा करते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे यहाँ पे? थिएटर के सहारे गुजारा करने वाले कलाकारों की स्थिति बहुत ही दयनीय है।
बहुत सारी संस्थाएं हैं पटना में जिन्हें सरकार से ग्रांट भी मिलता है, लेकिन वो ग्रांट पूरी तरह से उन कलाकारों के पास नहीं पहुंच पाता है। जी। और लोग भी ऐसे हैं जो अपने नाम पे, पत्नी के नाम पे, बच्चों के नाम पे संस्था खोल रखा है, ग्रांट लेते हैं और उन कलाकारों तक नहीं पहुंचता है। आपको सुन के ताज्जुब होगा कि ये ग्रांट लेने वाली जितनी संस्थाएं हैं सबों में मैक्सिमम 3-4 ही कलाकार हैं, बाकी के उनके अपने लोग भरे हुए हैं जो कहीं से प्रोफेशनल नहीं है। ये तो शोषण है यहाँ पे। तो मैंने इन सब चीज़ों को देखा तो मैंने अपना रास्ता बदल दिया। मैंने कहा कि नहीं भैया, मैं मर जाऊँगा, चलो दूसरा काम करो जीने के लिए। चूँकि अंदर में कलाकार है, जर्म्स है, तो चलो नाटक करते हैं। अपेक्षा मत कीजिए, अपेक्षा करेंगे तो आपको कष्ट होगा, जी। इसलिए मैं अपेक्षा नहीं करता हूँ, खुले दिल से नाटक करता हूँ। जी। तो एक कलाकार के जीवन में थिएटर का कितना महत्व है, उसके लिए थिएटर क्या महत्व रखता है? देखिए, थिएटर का बहुत महत्व है। पहली बात तो यह है कि जो हम आम जीवन में नहीं कर पाते हैं, हम मंच पे करके अपने आप को खुश कर लेते हैं। जी। और दूसरी बात कि तरह तरह के किरदार को जो जीने का मौका मिलता है, तो आदमी का जो सोचने का और समझने का जो रेंज है वो बड़ा हो जाता है। बृहद। मैं राजा भी बन सकता हूँ, मैं भिखारी भी बन सकता हूँ। ऐसे आमतौर पर मैं नहीं बन सकता हूँ, लेकिन मैं मंच पे बन सकता हूँ। तो वो जो संतुष्टि होती है वो थिएटर में मिल जाती है। जी, बिल्कुल। और सीखने के लिए भी बहुत कुछ मिलता है वहाँ से, बहुत कलाकारों कुछ को, बहुत बिल्कुल। कुछ मिलता है। थिएटर आप करेंगे तो कम से कम एक अच्छे इंसान तो आप ज़रूर बन जाएंगे, ये गारंटी है पूरी। आप सामाजिक हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। क्या बात है। और जो थिएटर की स्थिति है अभी यहाँ बिहार की, अगर खासकर बात की जाए पटना की, तो क्या स्थिति अभी आप देख रहे हैं? क्योंकि आप कई वर्षों से थिएटर से जुड़े हुए हैं, तो तब के थिएटर में और अभी के थिएटर में क्या कुछ बदलाव पाते हैं? सबसे बड़ा बदलाव तो ये है कि पहले जो थिएटर होते थे, लोग चंदा काट के, टिकट काट के, चंदा वसूल के करते थे, सोवेनियर के लिए ऐड ला के करते थे थिएटर। तो उस समय थिएटर में समर्पण की भावना थी। जी। और आज का थिएटर व्यवसाय हो गया है, बिजनेस। और बिजनेस में हम कहाँ से किसकी हकमारी कर लें और कैसे अपना टारगेट पूरा कर लें, स्तर गिर गया है। टारगेट पूरा करने के चक्कर में स्तर गिर गया है। पहले के नाटकों में स्तर हुआ करता था। आप अगर जानती होंगी तो बिहार में जो 80 का दशक था, 70 का दशक था, 90 का दशक था, थिएटर के मामले में बिहार बहुत रिच था। एक से एक टैलेंट पैदा हुए और उन्होंने पूरे देश में अपना परचम लहराया। लेकिन आज तो थिएटर की खाना पूर्ति कर दो, टारगेट पूरा कर दो, बस हो गया। मैंने इसको बिजनेस बना दिया गया है। कहीं ना कहीं इसकी एक वजह ये भी है कि बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म आ गए हैं जहाँ पर इंटरटेनमेंट का ज़रिया हो गया है लोगों के लिए, और एक बहुत बड़ा वर्ग जो है दर्शकों का, वो भी थिएटर से दूर कहीं ना कहीं होता जा रहा है। इस बारे में क्या कहेंगे? दूर होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? इसके लिए कलाकार भी दोषी हैं। जी। कलाकार इसलिए दोषी हैं कि 1-2 नाटकों में अभिनय कर लिया, बहुत तेज़ दौड़ने का चाहते हैं, हर चीज़ बहुत जल्दी अचीव करना चाहते हैं, तुरंत डायरेक्टर बन गए, ऐसा नाटक कर दिया कि जिसने एक बार देखा दोबारा वो थिएटर में जाएगा नहीं। और थिएटर का जो मनोरंजन है और जो फिल्मों का मनोरंजन है, बहुत अंतर है। आप किसी चीज़ को लाइव देख रहे हैं और किसी चीज़ को आप रिकॉर्डेड देख रहे हैं, दोनों के क्वालिटी में बहुत अंतर होता है और फीलिंग में भी अंतर होता है जो दर्शक होते हैं। जी। तो क्या अंतर होता है थिएटर में, आप जब फिल्म थिएटर में, देखते सीरियल में? नहीं, आप जब थिएटर देखते हैं ना तो आप कलाकार के साथ जुड़ जाते हैं। वो जब हंसता है तो आप हंसते हैं, वो रोता है तो आप रोते हैं, आपकी इन्वॉल्वमेंट होती है। लेकिन अब फिल्म देख रहे हैं, कभी इधर से कोई रो रहा है, कोई उधर से गा रहा है, कोई गाना आ गया, तो आप पूरी तरह से अपने आप को जोड़ नहीं पाते हैं। थिएटर में आप पूरी तरह से 100% जुड़ जाते हैं, जी। क्षमा बंध जाती है। तो ये जो दर्शकों का झुकाव थिएटर के प्रति कम हो गया है, दर्शक फिर से थिएटर से जुड़ सके, इसके लिए हमें क्या कुछ करने की आवश्यकता है? थिएटर से जो दर्शक दूर हो गए हैं उसका कारण है स्तरहीनता। और थिएटर से अगर जोड़ने की बात करते हैं तो जब तक प्रोफेशनल थिएटर डेवलप नहीं होगा बिहार में, कलाकारों को जब पूर्ण रूप से पैसा मिलेगा, वो अपना घर परिवार इसी पैसे से चला सकेंगे। अभी क्या है कि कलाकार हाफ हार्टेडली काम करता है, फुल हार्टेडली काम करेगा, तब उसकी क्वालिटी अच्छी आएगी। जब क्वालिटी अच्छी आएगी तो दर्शक आएंगे, नेचुरल है। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आपका जुड़ाव फिल्मों से कब हुआ और कैसे हुआ?
मेरा जुड़ाव फिल्मों से तब हुआ जब प्रकाश झा बिहार आए, मशहूर डायरेक्टर, जी। और उन्होंने यहाँ के लड़कों को ट्रेंड करना शुरू किया। तो मेरा सौभाग्य था कि मुझे भी ट्रेनिंग का मौका मिला। उस दरमियान उन्होंने एक टेलीफिल्म बनाई, कथा माधोपुर की, 1987 या 88 का समय होगा। उसमें मैंने काम किया। उसके बाद उन्होंने सीरियल बनाया विद्रोह, उसमें मैंने काम किया। मेरी शुरुआत वहीं से हुई, जी। कैमरा मैंने वहीं देखा। तो वहाँ से आपकी शुरुआत हुई और उसके बाद ये सिलसिला आगे बढ़ता ही बढ़ता रहा। गया। उसके बाद फिर किस तरह आप आगे बढ़े? उन्होंने जो वर्कशॉप कराया था तो उसका बहुत फ़ायदा मुझे मुंबई में मिला। हाउ टू फेस कैमरा बताते थे वो, और वो ट्रेंड आदमी थे, मशहूर आदमी थे। तो उसका बहुत फ़ायदा मिला मुझे मुंबई में काम करने में। ये नहीं कोई कहता था कि कोई नौसिखिया आ गया है और खड़ा हो गया है, ये कोई नहीं कहता था, क्योंकि ABCD तो मैं यहाँ से सीख के गए थे, बाकी वहाँ मैंने सीखा काम करके। जी। ये बहुत बड़ी बात होती है ना कि जब आप अपने कार्य क्षेत्र में जा रहे हैं तो आपको ट्रेनिंग मिली हुई है, हाँ। और वो आपको आगे बढ़ने में काफ़ी मददगार भी बिल्कुल साबित बिल्कुल, होता है। वही। लेकिन कई सारे ऐसे युवा हैं जो कम उम्र में ही अपने राज्य से दूसरी जगह पलायन कर जाते हैं काम के लिए, और वो सोचते हैं कि जितना जल्दी मैं वहाँ पहुँचूँगा उतना जल्दी मुझे सफलता हासिल हो जाएगी। लेकिन जैसा कह सकते हैं कि बिहार में तो कलाकारों की और प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन प्लेटफॉर्म की एक बहुत बड़ी कमी भी है, जिस कारण लोग पलायन करते हैं। तो जब, जैसा कि आपने भी बताया कि आप भी मुंबई गए थे, तो जब यहाँ से लोग वहाँ पहुँचते हैं तो किस तरह की चुनौतियाँ उनके सामने होती हैं? पहले तो यहाँ के नौजवान जो बाहर पलायन करते हैं काम की तलाश में, तो सबसे ज़्यादा वो लोग गतिशील इतने होते हैं ना, हर कुछ जल्दी पा लेना चाहते हैं। ये गलत है। इंतज़ार कीजिए, वक्त के साथ हर कुछ मिलेगा, और इसी हड़बड़ाहट में गलती हो जाती है। और जब यहाँ से मुंबई जाते हैं तो वहाँ ठोकरें खाने पड़ती है, इस दफ्तर से उस दफ्तर, उस दफ्तर से उस दफ्तर। वहाँ टैलेंट है ये बताने में, लोगों को ये मालूम होने में कि आप टैलेंटेड आदमी है, 4 से 5 साल गुजर जाते हैं। तो 4-5 साल का धैर्य तो आपके पास चाहिए। घबराए नहीं, हड़बड़ाए नहीं, जी। इसी में लोग गलती करते हैं। और कई सारे युवा ऐसे भी होते हैं जो अपनी पढ़ाई को भी अधूरी छोड़कर चले जाते हैं कि नहीं, मुझे तो हीरो बनना है, मैं पढ़ के क्या करूँगा। लेकिन मेरे ख्याल से उन्हें अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके पूरी तरह से अपने आप को संपन्न करके वहाँ जाना चाहिए। आजकल के जो युवा हैं, ये जो सोचते हैं वही समझते हैं कि मैं सही सोच रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ वही सही है। ये गलत है। पढ़ाई अपनी जगह है, आर्ट एंड कल्चर अपनी जगह है। ऐसा बात थोड़ी है कि वहाँ पर फिल्मों में काम करने वाले पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। सब हाईली एजुकेटेड लोग हैं। पढ़ लिख लीजिए, फिर समय से जाइए। हर चीज़ का समय होता है, और जल्दीबाजी करेंगे और दौड़ने की कोशिश करेंगे तो उसी में गिरने का खतरा होता है। जी बिल्कुल। जी। यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे कि शुरुआत में आपने बताया था कि आपके लिए भी ये आसान नहीं था, जबकि आपका बैकग्राउंड था, आपके पिताजी भी थिएटर से जुड़े हुए थे। तो फिर आपको आगे बढ़ने में किस किस का सपोर्ट मिला घर से? और अगर वर्तमान की बात करूं तो एक एक्टर के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि उनका काफ़ी समय जाता है, और आपने बताया था कि आप बिजनेस भी करते हैं, तो थिएटर से भी जुड़े हुए हैं, फिल्मों से भी जुड़े हुए हैं। तो फिर ऐसे में किस तरह से आप बैलेंस करते हैं और घर का सपोर्ट किस तरह से आपको मिलता है? शुरू में तो जब मुंबई जाना चाहते थे तो घर में विरोध हुआ कि भाई हम लोग मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, वहाँ जाएंगे पता नहीं क्या होगा। मेरे पिताजी फिल्मों में काम करने गए आफ्टर रिटायरमेंट। वो जॉब करते थे INSD से पास आउट होने के बाद भी। अब मेरे पास तो ऐसा कुछ था नहीं। फिर भी मैंने संघर्ष किया घर में। अंत में पिताजी को मैंने अपने नाटकों को दिखाया कि देखिए मैं योग्य हूँ या नहीं। अगर आप जस्टिफाई करते हैं तो मैं हिम्मत करूँ, वरना ना जाऊँ। तो अंत में मेरी जिद देख के बोले चलो। तो मैं वहाँ गया तो भगवान की कृपा से काम भी मिलना शुरू हो गया। अच्छे अच्छे काम आए। मैंने कई सारे सीरियल्स किए, फिल्में की। उसके बाद जब रही बात घर के सपोर्ट की, तो घर का सपोर्ट उसके बाद मिलने लगा जी। कि अब ये मानेगा नहीं, अब पहुंच गया है। तो सपोर्ट मिलने लगा। पहले रोकने की कोशिश हुई थी। जी। लेकिन जब आपकी सफलता मिलने लगी तो फिर घर से भी आपको सपोर्ट मिलने लगा। जी बिल्कुल। यहाँ पर चाहेंगे कि आपने कॉमेडी रोल्स भी किए हैं, नेगेटिव रोल्स भी किए हैं, तो कौन सा रोल आपके लिए करने में ज़्यादा टफ था, या फिर कहें कि चुनौतियों से भरा था? चैलेंजिंग रोल किसे आप मानेंगे?
देखिए, मैं तो कलाकार हूँ, हर तरह के किरदार करता हूँ, कॉमेडी हो, सीरियस हो, नेगेटिव हो, और सबों को करने में कठिनाई होती है। आपको आत्मसात करना होता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा फ़र्क होता है। जैसे कोई इमोशनल रोल कर रहे हैं तो आपको इन्वॉल्वमेंट चाहिए, कॉमेडी कर रहे हैं तो टाइमिंग चाहिए, ये सब चीज़ें हैं। अगर टाइमिंग नहीं तो कॉमेडी नहीं, अगर इन्वॉल्वमेंट नहीं तो इमोशनल रोल नहीं। बिल्कुल। तो सबों की अपनी अपनी खासियत है, और मैं तो परफॉर्मर हूँ, जैसा किरदार मिलता है उस रूप में अपने आप को ढालता हूँ। तो यहाँ पर चाहूँगी कि आप कॉमेडी रोल या फिर नेगेटिव रोल जो भी आप करना चाहें, 2 लाइन हमारे दर्शकों के लिए आप करके दिखाएं। कॉमेडी या नेगेटिव तो मैं नहीं करूँगा। मैंने एक नाटक किया था, मैं मंत्री बनूंगा। जी। वो अब बिल्कुल आज के परिवेश में है। ये नाटक तो 50-60 साल पुराना है, लेकिन आज का जो परिवेश है, सामाजिक परिवेश, एक आदमी पैसे के बल पे चाहता है कि हम मंत्री बन जाएं, इलेक्शन जीत जाएं, लोगों को पैसा खर्च करता है, और अंत में सब उसे कहते रहते हैं कि तुम जीत गए, तुम जीत गए, और वो हार जाता है अंततः। और उसके बाद जो उसकी मानसिक स्थिति होती है, वही 2-4 लाइन में आपको बोल के सुनाता हूँ। उसी नाटक का ये क्लाइमैक्स है। नहीं, 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 ये झूठ है, विश्वासघात, बेईमानी। क्लबों को लाखों रुपए चंदा दिए, उन्होंने जाके वोट दिया सुदर्शन हालदर को। वोटर्स मेरी ही गाड़ी पे बैठ के गए और जाके वोट दिया सुदर्शन हालदर को। सब के सब धोखेबाज। अरे वो सुनिए, वो सुनिए, तोपत ध्वनि, मेरी विजय ध्वनि, मैं जीत गया, मैं जीत गया। बोलिए यदुदत्त जिंदाबाद, यदुदत्त जिंदाबाद। ये जीत सिर्फ मेरी नहीं है, आप सबों की है, जनता जनार्दन की है। चुप क्यों बैठे हैं आप सब? आइए, आइए, मुझे फूलों से सजाइए, मुझे मालाएं पहनाइए, ताली बजाइए। एक दिन आपने ही कहा था ना, मैं मंत्री बनूंगा। आज रुक क्यों गए? तमाशा देख रहे हैं ना? हेलो, हेलो, हाँ, हाँ, मैं मंत्री यदुदत्त बोल रहा हूं। ये नाटक का क्लाइमैक्स था। और कितनी खूबसूरती के साथ आपने अभी भी इसको प्ले किया, यहाँ पर मैं तो देखकर दंग रह गई। और यही तो एक खासियत होती है कलाकार की, कि जब वो कोई किरदार को निभाता है तो पूरी तरह से उसमें रंग जाता है, बस जाता है। यहाँ पर मैं युवाओं के लिए एक सवाल करना चाहूँगी कि जो भी युवा हमें देख रहे हैं और वो इस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, अभिनय को एज ए करियर अपना चुनना चाहते हैं, तो उन्हें किन किन बारीकियों पर ध्यान देने की ज़रूरत है? जिस तरह से आपने अभी अपने किरदार को निभाया, तो उन्हें किन किन चीज़ों पर ध्यान देने की आवश्यकता है स्टार्टिंग से? सबसे पहले तो अपनी पढ़ाई पूरी करें। जी। तत्पश्चात थिएटर ज़रूर करें। थिएटर में आप जाएंगे तो आपको भाषा की शुद्धता आपको सीखने को मिलेगा। अच्छे गुरु के हाथ में पड़ेंगे, और बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है। बिल्कुल। वो आपको पीट पीट के सिखाएगा, डांटेगा। आप नाराज़ मत होइए, ज़्यादा मॉडर्न मत बनिए, बर्दाश्त कीजिए। जब तक आप बर्दाश्त नहीं कीजिएगा, सीखिएगा नहीं। उन सब चीज़ों को सीखिए, स्वतः आपको रास्ता मिलता चला जाएगा। और जल्दीबाजी मत कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। जल्दीबाजी मत कीजिए। जल्दीबाजी कीजिएगा तो कुछ गेन नहीं कीजिएगा। बिल्कुल। यही मेरा सुझाव है युवाओं के लिए। पेशेंसली आप हर काम को कीजिए, और थिएटर ज़रूर कीजिए। थिएटर करिएगा तो अच्छे गुरु के हाथ में पड़िएगा, वो ठोक पीट के आपको रास्ते पे लाएगा। आपका पहला थिएटर कौन सा था? मैंने पहला थिएटर किया था, जहाँ तक मुझे याद है, 1975 में, बाल कलाकार के रूप में। अच्छा। वहीं से मेरी शुरुआत हुई। फिर 2-4 नाटकों में मैंने बाल कलाकार का काम किया। फिर उम्र ऐसी हो गई कि न बच्चे थे न जवान थे, तो स्लम पूरा एरिया रहा वो। उसके बाद मेरी शुरुआत हुई 1986-87 से। उसके बाद से मैं 91 तक लगातार थिएटर करता रहा। उसके बाद मैं मुंबई गया। वहाँ से आने के बाद 1999 में मैं यहाँ वापस आ गया। उसके बाद से अभी तक जुड़ा हूँ, काम कर रहा हूँ। जी बिल्कुल। अगर आम लोगों को कोई परेशानी हो, कोई टेंशन हो, तो वो फिल्मों का रुख करते हैं। अगर कलाकार को कोई टेंशन होती है तो वो क्या करते हैं? देखिए, कलाकार शांति प्रिय होता है, और ये फिल्म और नाटक और सीरियल, इन सबों में कोलाहल बहुत होता है।
तो कलाकार जब भी शांति की खोज में जाता है, कहीं पहाड़ पे, कहीं समुद्र के किनारे, जहाँ शांति मिले वहीं जाता है, क्योंकि वो कोलाहल की दुनिया में तो काम ही करता है। जी बिल्कुल, और बहुत ज़रूरी भी है कि हमारे जीवन में कुछ शांति के दो पल रहे। लेकिन दर्शकों, यहाँ पर वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे, आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ। सभी का स्वागत है दर्शकों, आप देख रहे हैं बिहार बिहान, आपके साथ मैं हूं शादमा, और आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं गिरीश कुमार, जो कि एक एक्टर हैं। तो चलिए उनसे बातों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपसे बहुत सारी बातें हुई हैं थिएटर के बारे में, फिल्मों के बारे में। यहाँ पर आपसे बात करूँगी भोजपुरी फिल्म के बारे में। आज भोजपुरी फिल्में, कई सारी ऐसी फिल्में हैं जो घरेलू हैं, जिन्हें हम फैमिली के साथ भी देख सकते हैं, लेकिन अच्छी फिल्म बनने के बावजूद भी उन्हें, उस फिल्म को दर्शक का वैसा प्यार नहीं मिल पा रहा है जैसा उसे मिलना चाहिए। तो इसकी क्या वजह है, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इतनी सारी अश्लील फिल्में बनी हैं, गंदी फिल्में बनी हैं, द्व्यर्थी संवाद वाली फिल्में बनी हैं, बुरी तरह से लोगों ने भोजपुरी को एक्सप्लॉइट किया है। अगर इसमें 4 अच्छी फिल्में बन जाती है तो घबराहट से लोग देखने नहीं जाते हैं। उसकी स्थिति वही हो जाती है जो 32 दांत के बीच में जीत की होती है। जी। ये कह पाना कि मैंने जो बनाया यह बहुत अच्छा है, 40 बुरे हैं और 4 अच्छे हैं तो काम नहीं चलेगा। 4 बुरे हैं, 40 अच्छे जब होंगे ना, तभी काम बनेगा, दर्शक तभी जाएंगे, हिम्मत करेंगे। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात और बहुत सही बात आपने कही, क्योंकि हम सोच ही नहीं पाते हैं कि ऐसी फिल्में भी भोजपुरी में बन रही हैं। इसके लिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि दर्शकों के बीच इस बात को लेकर प्रचार प्रसार होना भी ज़रूरी है कि आप आएँ और देखें, ऐसी फिल्में भी आज बन रही हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? दर्शकों को जानना और उनको जोड़ना किस तरह से संभावित हो सकता है? दर्शकों को हम अपने काम के माध्यम से ही जोड़ सकते हैं। अच्छी फिल्में बनाएंगे, 2 फ्लॉप होगी, 3 फ्लॉप होगी, 4 फ्लॉप होगी, 5वीं तो हिट होगी। भोजपुरी के बारे में ऐसा नहीं है। जब पहले जब भोजपुरी का बूम आया था, ये सैया से भैले मिलनवा और सुजीत कुमार की फिल्म थी विदेशिया, वो एक बूम आया, 7-8 साल तक चला, उसका ये फिर ड्रॉप कर गया। दोबारा फिर दंगल, धरती मैया जैसी अच्छी फिल्में बनी, एक बूम आया, फिर 6-7 साल के बाद ड्रॉप कर गया। उसके बाद तीसरी लहर आई है कोरोना टाइप से ये ससुरा बड़ा पैसे वाला, उसके बाद भोजपुरी पूरे बूम पे आई, लेकिन फिर इधर स्थिति यह है कि ड्रॉप कर रहा है। कारण यह है कि भोजपुरी फिल्मों को और भोजपुरी भाषा को लोगों ने सोना का अंडा देने वाला मुर्गी समझ लिया। भोजपुरी का बहुत बड़ा मार्केट है, पूरे हिंदुस्तान में भोजपुरी फिल्में रिलीज होती हैं, बाकी रीजनल फिल्में रिलीज नहीं होती हैं, और विदेश में भी इसकी टेरिटरी बिकती है। जी, सबसे बड़ी बात, सूरीनाम, मॉरिशस, हर जगह भोजपुरी की टेरिटरी बिकती है। तो लोग समझते हैं कि कम लागत ज़्यादा कमाई, लो इन्वेस्टमेंट हेवी रिटर्न, उसी चक्कर में ये भोजपुरी की ये हालत हो जाती है। भोजपुरी के लिए अगर आप कहेंगे कि सुधरने के लिए क्या चाहिए, तो बिहार के बहुत सारे बड़े बड़े डायरेक्टर हैं जो बम्बई में सफल डायरेक्टर हैं। अगर वो 4-5 फिल्में बना दे, आमतौर पर वो बनाते नहीं हैं भोजपुरी फिल्म, अगर 4-5 फिल्में वो बना दे तो वो एक मापदंड हो जाएगा और उनके नाम पे लोग आएंगे कि अगर उन्होंने फिल्म बनाई है तो गलत नहीं बनाई होगी। तभी फिर से लोगों को भोजपुरी फिल्मों से जोड़ा जा सकता है, वरना कोई दूसरा रास्ता नज़र नहीं आता है। ये तीसरा लहर है अभी भोजपुरी का, और शायद इस लहर को हमें बरकरार रखना बिल्कुल है। बिल्कुल। इसकी जिम्मेदारी हम सब की बनती है, दर्शक वर्ग की भी बनती है कि वो भोजपुरी फिल्मों को देखें, वहीं डायरेक्टर प्रोड्यूसर की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो ऐसी फिल्में बनाएं जिससे भोजपुरी फिल्मों का जो गिरता स्तर है उसमें सुधार आ सके। बिल्कुल, मैंने कहा ना कि 4-5 बड़े डायरेक्टर जो बिहार के ही हैं, जो हिंदी फिल्में बनाते हैं, अगर वो आके बना के एक मापदंड दे दें कि भैया इससे नीचे का काम नहीं हो सकता, लोग उसको जाके देखेंगे, उनके नाम पे जाके देखेंगे। बिल्कुल, क्योंकि भोजपुरी भाषा के विकृत स्वरूप को ये लोग पेश किया है, ये लोग जो कमर्शलाइज किया लोगों ने। भोजपुरी इतनी मीठी भाषा है कि एक ऐसी लोक भाषा है जिसमें स्त्रीलिंग भी है और पुल्लिंग भी है। जैसे आप मगही बोलते हैं गैया खा है, बलवो खा है, आप भोजपुरी बोलते हैं तो गैया खातिया, अब बलवा खाता, स्त्रीलिंग पुल्लिंग है। मैथिली बोलिए गैयो खाई छे, बलवो खाई छे,
तो ये क्वालिटी है भोजपुरी की है, और भोजपुरी बोलने वाले पूरे हिंदुस्तान में, मार्केट पूरे बहुत बड़ा विश्व है, में है। पूरे विश्व में है। बिल्कुल। और उसका फायदा उठाने के लिए लोगों ने इस भाषा के साथ अन्याय कर दिया। तो उसके न्याय के लिए सबसे ज़रूरी है जो हमारे बिहार के बड़े बड़े डायरेक्टर जो बम्बई में बैठे हुए हैं, मुंबई में बैठे हुए हैं, वो फिल्में कुछ बनाए, 5-10 फिल्में बनाए, एक मापदंड दे दें ताकि ऐसे लोग फिर हिम्मत ना करें उस तरह की गलत चीज़ बनाने की। तभी ये संभव है कि परिवार के साथ आप सिनेमा हॉल की तरफ मूव करेंगे, वरना डर के मारे कोई मूव नहीं करेगा। पता नहीं बच्चों को लेकर जा रहे हैं, कौन सा सीन आ जाए, कौन सा गाना आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल विकृत स्वरूप को पेश किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। जब गाना होता था एक ज़माने में, अमुआ की डाली पे कोयल बोले मधुर मधुर सुरबैन हो रामा, और आज गाना है कि कमरिया लपालप करेला। कितना स्तर गिर गया है, अश्लीलता की हद हो गई है। जी, इसके लिए कहीं ना कहीं ज़रूरत है कि जो राइटर्स हैं हमारे, उन्हें भी अपने स्तर में सुधार लाना होगा, डायरेक्टर को भी लाना होगा, और जो भी सभी जो हमारे जो चेन हम कह सकते हैं जो है, उसको अपने अपने स्तर में सुधार लाना होगा। तभी हम भोजपुरी को फिर से वैसी इज्जत दिला सकते हैं। सबसे पहले सुधार लाना होगा जो भोजपुरी फिल्म मेकर हैं उनमें। राइटर्स तो बेचारा पापी पेट का सवाल है, जो कहेगा वो लिख देगा। गीतकार पापी पेट का सवाल है, जो कहेगा वो लिख देगा। जो मेकर हैं उनको उनमें सुधार लानी होगी, ताकि, क्योंकि बाकी तो उसके वो इंजन है, बाकी डब्बे हैं जी। तो मेकर जब तक नहीं सुधरेगा तब तक सुधार नहीं होगा। बिल्कुल, और ये बहुत सही बात भी कही आपने। यहाँ पर आपसे बात करूँगी एक्टिंग के बारे में। जी, एक्टिंग के लिए कुछ टिप्स आप हमें दें। एक्टिंग के लिए टिप्स क्या दूँ? एक्टिंग तो स्वतः आता है। आप किसी कैरेक्टर के बारे में सोचिए, मंथन कीजिए, आत्मसात कीजिए, आप स्वतः उसमें समा जाएंगे, और जो उस कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट है आप उसको फुलफिल करेंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कोई कैरेक्टर है, एक बकेट है जिसमें पानी भरा हुआ है, और आपकी अपनी पर्सनैलिटी है जो एक गिलास पानी है। जी। आपकी पर्सनैलिटी उस बकेट के पानी में गई, आप कैरेक्टर में डूबे, लेकिन उस कैरेक्टर में और आपकी पर्सनैलिटी के बीच में वो ग्लास का एक लेयर है जो आपको गाइड करेगा कि आप गलत ना करें, क्या सही है। आप करते हैं ना एक्टिंग, तो किसी को जान से मारना तो जान से नहीं मार देते हैं ना, वो जो ग्लास का लेयर है वो आपको गाइड करेगा। इस तरह से आत्मसात करनी पड़ती है एक्टिंग में। सब कुछ करेंगे लेकिन मेरी जो पर्सनैलिटी है उसके बीच का जो ग्लास का लेयर है हमको गाइड करेगा। बाकी कैरेक्टर तो मेरा डूब गया उस बकेट के वाटर में, चरित्र में। इस तरह की अभिनय होती है। बिल्कुल, आपने थिएटर भी किया, फिल्में भी की, कॉमेडी रोल्स भी किए, नेगेटिव रोल्स भी किए, सब तरह के रोल्स किए हैं आपने। जानना चाहेंगे कि थिएटर की एक्टिंग में और फिल्मों की एक्टिंग में क्या फ़र्क होता है? थिएटर में दर्शक हमें दूर से देखता है, 100 फीट दूर से मुझे देख रहा है। फिल्मों में हमें बहुत नज़दीक से देख रहा है, 70 mm पे मेरा चेहरा है, तो लाउडनेस की कमी होती है। जो हम मंच पे करते हैं और जो हम कैमरा के आगे करते हैं, दोनों के अभिनय में बहुत अंतर होता है। हम कैमरे के आगे लाउड नहीं हो सकते हैं, और जब दर्शकों से दूरी रहती है तो हम लाउड होते हैं, ताकि दूर से मैं मेरे भाव को लोग देख सकें, मेरे एक्सप्रेशंस को देख सकें। लेकिन कैमरा में आप इतने क्लोज हैं कि आप सिर्फ महसूस कीजिएगा ना, आपको एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। प्रकाश झा ने सिखाया था मुझे वर्कशॉप में कि नो एक्टिंग इज़ द बेस्ट एक्टिंग। आप एक्टिंग मत कीजिए ना, आप महसूस कीजिए, चेहरा अपने आप बोलेगा। आप एक्टिंग करेंगे तो फिर वो रामलीला हो जाएगा। आप एक्टिंग मत कीजिए कैमरे के आगे, कम से कम मंच पे कीजिए एक्टिंग। जी। कैमरे के आगे सिर्फ हम महसूस कीजिए कैरेक्टर के बारे में, स्वतः एक्सप्रेशन आएगा। बिल्कुल, तो यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि एक थिएटर आर्टिस्ट जब वो फिल्मों का रुख करते हैं तो फिर मेरे ख्याल से बहुत सारी कठिनाइयाँ भी आती होंगी, क्योंकि उन्हें लाउडनेस की आदत होती है, चिल्ला कर बोलते हैं वो अपने संवाद को, उन्हें लाइट्स लेने के लिए लाइट में जाना पड़ता है, माइक का ध्यान रखना पड़ता है। तो जब एक थिएटर आर्टिस्ट फिल्म आर्टिस्ट बनता है, एक्टर बनता है, तब फिर उसे किन किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है और क्या चैलेंजेस आते हैं तब वहाँ पर उसके सामने? लाइट तो मंच पे भी लेते हैं। अगर मंच पे लाइट अगर आप नहीं लेंगे तो आप डार्क में चले जाएंगे। फिल्म में भी लेते हैं। ज़्यादा को कम किया जा सकता है, कम को ज़्यादा नहीं किया जा सकता है। मंच पे जब हम ज़्यादा करते हैं, अगर किसी चीज़ को आपने याद करके ज़ोर ज़ोर से बोलना शुरू किया तो धीरे धीरे आप आराम से बोल देंगे। लेकिन अगर आपने धीरे धीरे प्रैक्टिस किया है और एकाएक ज़ोर से बोलेंगे तो आप फंबल कर जाएंगे। यानी कह सकते हैं कि ज़्यादा परेशानी नहीं होती। ज़्यादा परेशानी नहीं होती है।
बिल्कुल, मुझे लगा कि शायद वो एक आदत बन जाती है प्लेस करने की। हाँ, तब अंदाज मिल जाता है कि यहाँ तक जाना है। और मैंने कहा ना कि ज़्यादा को कम करना आसान है, कम को ज़्यादा करना थोड़ा मुश्किल है। फिल्म वालों को थिएटर पे एक्टिंग करना बहुत मुश्किल है, लेकिन थिएटर वाला जाके आराम से फिल्म में काम कर देगा। क्या बात है। मैंने आपसे पूछा था कि आपका पहला थिएटर, आपने बताया कि बाल कलाकार के रूप में आपने शुरुआत की थी। यहाँ पर जानना चाहूँगी कि आपने जब पहली फिल्म की थी, उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा था? बहुत अच्छा रहा था, बहुत एक्साइटेड लगता था। मतलब उस वक्त तो मॉनिटर भी नहीं होता था और कैमरा चलाने वाले प्रकाश झा थे, इतने बड़े शख्सियत, तो बहुत मतलब उत्साहित रहते थे। कथा माधोपुर की उसका नाम था फिल्म का। अब माधोपुर गांव में उसकी शूटिंग हुई थी जी, बेतिया के पास। यानी कि बिहार में ही आपने अपनी पहली फिल्म की शूटिंग की थी। जी, तो उससे जुड़े कुछ किस्से, कुछ बातें आप शेयर करना चाहें हमारे साथ तो? हम लोग जैसे पाठशाला में डांट सुनते थे मास्टर साहब से, गुरुजी से, वैसे वहाँ डांट सुनते थे झा जी से। डांटते थे, डपटते थे, ऐसे नहीं वैसे नहीं, रात में 9 बजे सो जाओ, 6 बजे जग जाओ, जाओ टहलो, जाओ शाम में वहाँ बैठो, सबको मिला के रात में चलो तुम गाना गाओ, तुम गाना गाओ, अंतराक्षरी शुरू करो, सुर में गाना है। बहुत मज़ा आता था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था वो, पहला एक्सपीरियंस मेरा। क्या बात है। तो यहाँ पर आपने जिक्र किया गाना गाने का। नहीं नहीं, गाना वाना नहीं गाते थे, मतलब अपने बेसुरे राग में ही गाइए, लेकिन गाना है आपको। अच्छा, यानी कि जो भी आपके अंदर है उसे बाहर निकालिए और हाँ खुलकर हाँ जीने के लिए। हाँ, खोलने की प्रवृत्ति थी, जो खुल जाओ सब। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और आपने इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें हमारे साथ शेयर की। तहे दिल से आपका शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। तो दर्शकों, आज हमने बात की गिरीश कुमार एक्टर से। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा आज का ये अंक पसंद आया होगा। अपने फीडबैक, अपने विचार हम तक ज़रूर हमसे साझा करें। इसके लिए नोट करें हमारा पता है कार्यक्रम बिहार बिहान, निदेशक टीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 8,01,। हमारा ईमेल एड्रेस है directorddkpatna@gmail.com। और दर्शकों, इसी के साथ बिहार बिहान और बिहार बिहान की पूरी टीम को आपसे विदा लेने का वक्त हो चला है। लेकिन जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि फिलहाल बिहार बिहान तो आपसे विदा हो रहा है, लेकिन डीडी बिहार अनवरत पर कार्यक्रमों का जो सिलसिला है वो लगातार जारी रहता है। इसी क्रम में आपको बता दूं कि 12 बजे आप कार्यक्रम खुला आकाश देख सकते हैं, जिसमें कन्या भ्रूण हत्या के बारे में आपको बताया जाएगा। साथ ही 1:30 पर आप कार्यक्रम दर्पण देख सकते हैं और 2:30 पर आप कार्यक्रम गाँव घर में पत्रकारिता एवं जनसंचार के क्षेत्र में रोजगार के अवसर के बारे में जान सकते हैं। तो यूं ही अपना प्यार और साथ डीडी बिहार के साथ बनाए रखें और अपनी और अपने घर वालों की सुरक्षा का भी ध्यान रखें, क्योंकि कोरोना अभी समाप्त नहीं हुआ है। और फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाजत।